प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु के बाद का यूनानी चिंतन, स्टोइकवाद या स्टोइक विचारधारा। लेक्चर नंबर 84 स्टोइक विचारधारा। नोट करें, अरस्तु के बाद का यूनानी चिंतन, स्टोइक विचारधारा या स्टोइकवाद। हमने पिछले लेक्चर में अरस्तु के बाद के यूनानी चिंतन में एपिक्यूरियनवाद की चर्चा की थी। अर्थात अरस्तु के बाद का जो यूनानी चिंतन है, इसको सुविधा की दृष्टि से हम दो भागों में बांट देते हैं, एपिक्यूरियनवाद और स्टोइकवाद। एपिक्यूरियनवाद हमने पिछले लेक्चर 83 में समझा दिया है। आज हम स्टोइकवाद या स्टोइक विचारधारा की चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वास्तव में यदि देखा जाए तो अरस्तु के बाद का जो यूनानी चिंतन है, इसके ऊपर एपिक्यूरियनवाद की अपेक्षा स्टोइक विचारधारा का ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। और अरस्तु के बाद का जो यूनानी चिंतन है, इसमें मुख्य बात ये ध्यान रखनी है कि अरस्तु तक यूनानी राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु नगर राज्य रहा था। अरस्तु तक यूनानी राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु ये रहा कि व्यक्ति को सुख राज्य में रहकर ही प्राप्त हो सकता है। इसके बाद में, अर्थात अरस्तु के चिंतन की चर्चा हम करते हैं तो अरस्तु के चिंतन के बाद में जो यूनानी चिंतन है, इसके अंतर्गत अरस्तु के बाद जो यूनानी चिंतन है, इसका जो केंद्र बिंदु है नगर राज्य के स्थान पर विश्व राज्य बन जाता है। और इसी के साथ में व्यक्ति को सुख की प्राप्ति केवल राज्य में रहकर प्राप्त होती है, ये अरस्तु तक कहा जा रहा था। लेकिन अरस्तु के बाद में कहा गया कि व्यक्ति को सुख स्वयं व्यक्तिगत आधार पर ही प्राप्त हो सकता है। तो ये परिवर्तन इसके अंतर्गत आ जाता है। इसी के साथ में अरस्तु तक मानवीय असमानता की बात की जाती थी, लेकिन अरस्तु के बाद का जो यूनानी चिंतन है, इसमें मानवीय समानता के ऊपर बल दिया गया है। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या? अरस्तु के बाद के यूनानी चिंतन के अंतर्गत ध्यान दें, अरस्तु के बाद में जो यूनानी चिंतन है, उस यूनानी चिंतन का जो प्रधान विषय है वह व्यक्ति हो जाता है, विश्व राज्य हो जाता है और मानवीय समानता हो जाती है। तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। व्यापक रूप में देखना हो तो लेक्चर नंबर 83 में देख सकते हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं। अरस्तु के बाद का जो यूनानी चिंतन है, इसमें दो विचारधाराएं आती हैं, एपिक्यूरियनवाद और स्टोइकवाद। तो एपिक्यूरियनवाद की अपेक्षा स्टोइकवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब वास्तव में अरस्तु के बाद का जो यूनानी चिंतन है, उस यूनानी चिंतन को एपिक्यूरियनवाद की अपेक्षा स्टोइकवाद ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ईस्वी पूर्व 300 से 200 ईस्वी तक यूनान रोम के लोगों की प्रेरणा करती रही। मतलब जो ये स्टोइक विचारधारा है, स्टोइकवाद है, ये लगभग 500 वर्षों तक, कब से कब तक? ईस्वी पूर्व 300 से लेकर के और 200 ईस्वी तक, मतलब 500 वर्ष हो गए टोटली, 500 वर्ष हो गए। 500 वर्ष तक यूनान और रोम, क्या? यूनान और रोम या यूनानी चिंतन और रोम के चिंतन को प्रभावित करती रही है। मतलब यूनान और रोम के लोगों की प्रेरणा करती रही है। दूसरे रूप में कहेंगे, यूनान और रोम के लोगों के जीवन और राजनीतिक जीवन को स्टोइक विचारधारा प्रभावित करती रही है। एपिक्यूरियनवाद की अपेक्षा स्टोइकवाद या स्टोइक विचारधारा ज़्यादा प्रभावित करती है। किसको? यूनान और रोम के लोगों को। अगली बात, जो ये स्टोइक विचारधारा है, इसके प्रणेता कौन है? जेनो। नोट कर लेंगे आप। स्टोइक विचारधारा या स्टोइकवाद का प्रणेता या जन्मदाता कौन है? जेनो नाम के विद्वान है। और यूनानी भाषा में जो ये स्टोआ है, ये एक ड्योढ़ी को कहते हैं। क्या? स्टोआ किसको कहते हैं? ड्योढ़ी को कहते हैं। और जेनो की आदत थी कि एक ड्योढ़ी के पास बैठ करके शिक्षा देता था, अतः उसके अनुयायी स्टोइक कहलाए। इसके अनुयायी क्या कहलाए? स्टोइक कहलाए, क्योंकि ड्योढ़ी के पास बैठकर शिक्षा देता था, इसलिए जो इसके अनुयायी थे वो स्टोइक कहलाए हैं। ठीक है, तो इसी स्टोइक विचारधारा की हम चर्चा कर रहे हैं।
अब मूल बात आती है स्टोइकवाद के प्रमुख विचार क्या क्या हैं, या स्टोइक विचारधारा के प्रमुख विचार क्या हैं। इसमें हम 4 बातों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, विश्व के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण। बेटा, जो ये एपिक्यूरियनवाद की विचारधारा है, ये भी विश्व के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण ही अपनाती है, और स्टोइक विचारधारा है, ये भी विश्व के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाती है। कैसे अपनाती है? वास्तव में देखा जाए तो ये स्टोइक विचारधारा सभी उपकरणों को, जैसे कि मनुष्य, आत्मा, न्याय, ईश्वर, सितारे, तारे आदि सभी ठोस पदार्थ हैं। मतलब स्टोइक विचारधारा ये कहती है कि इस सृष्टि के जो सभी उपकरण हैं, जैसे कि मनुष्य है, आत्मा है, न्याय है, ईश्वर है, मतलब आत्मा परमात्मा, ईश्वर है, सितारे, तारे, सूर्य, चंद्रमा आदि हैं, ये सभी ठोस पदार्थ हैं। मतलब इन सबको इन्होंने ठोस पदार्थ माना है। लेकिन फिर भी स्टोइक विचारधारा फिर भी यह दर्शन, मतलब स्टोइक दर्शन ईश्वर को स्वीकार करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करता है, नहीं, ईश्वर की सत्ता को स्टोइक विचारधारा स्वीकार करता है। और इसी के साथ में स्टोइक विचारधारा विश्व देववाद को स्वीकार करता है। क्या? विश्व देववाद को स्वीकार करता है, मतलब देवी देवताओं को, ईश्वर को स्वीकार करता है। परंतु इसी के साथ में स्टोइक विचारधारा ये कहती है कि भाई सब कुछ ईश्वर के अधीन रहते हुए ही ना किया जाए, बल्कि आत्मनिर्णय लेने के अधिकार को भी स्टोइक विचारधारा ने स्वीकार किया है। अर्थात वास्तव में जो स्टोइक विचारधारा है, ये मनुष्य के, व्यक्ति के आत्मनिर्णय लेने के अधिकार को स्वीकार करता है। पर इसी के साथ में स्टोइक विचारधारा आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार करता है, लेकिन ईश्वर विरोधी भी नहीं हो। मतलब आत्मनिर्णय का अधिकार तो है, लेकिन कोई भी आत्मनिर्णय का जो अधिकार है, व्यक्ति जो भी निर्णय लेगा वो ईश्वर के विरोधी ना हो, ईश्वर के विरोध में ना हो, ईश्वर के विरुद्ध ना हो। क्योंकि ईश्वर के विरुद्ध यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो स्टोइक विचारधारा कहती है कि उसका दंड मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ स्टोइक विचारधारा ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर रही है। दूसरा है प्रकृति एवं प्राकृतिक कानून संबंधी विचार। और आप देखिएगा, प्राकृतिक कानून है तो आगे चल करके हम देखेंगे रोमन विचारधारा, पूरी की पूरी जो रोमन विचारधारा है, ईसाई की विचारधारा है, वो स्टोइक विचारधारा से प्रभावित होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रकृति एवं प्राकृतिक कानून संबंधी विचार। अब वास्तव में देखा जाए तो जो स्टोइक विचारधारा है वो कहती है, क्या कहती है कि ईश्वर ही प्रकृति है। क्या? ईश्वर ही प्रकृति है, प्रकृति ही ईश्वर है। अब ईश्वर ही प्रकृति है तो इसका मतलब प्रकृति के अनुसार आप निर्णय लीजिएगा, प्रकृति के अनुसार आप कार्य कीजिएगा। प्रकृति के अनुसार आप कार्य कर रहे हैं तो आप ईश्वर के आदेश का पालन कर रहे हैं। प्रकृति के विपरीत आप कोई आचरण कर रहे हैं तो आप ईश्वर के विपरीत आचरण कर रहे हैं। इसलिए स्टोइक विचारधारा कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकृति है, प्रकृति ही ईश्वर है। इसलिए स्टोइक विचारधारा कहती है कि विवेक पर आधारित नियम ही प्राकृतिक कानून है। क्या? विवेक पर आधारित नियम ही प्राकृतिक कानून है। अब इस प्राकृतिक कानून की बात की जाए तो पूरी की पूरी रोमन विचारधारा इससे प्रभावित होती है। साम्यवादी विचारक भी इससे प्रभावित होते हैं, जैसे हाउस लॉक और रूसो। तो डेफिनेटली स्टोइक विचारधारा जो है विवेक पर आधारित नियम को ही प्राकृतिक कानून मानते हैं, और ईश्वर ही प्रकृति है, इस बात को जो है स्टोइक विचारधारा स्वीकार करती है। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व राज्य एवं मानव भ्रातृत्व संबंधी विचार। विश्व राज्य, बेटा, अरस्तु तक यूनानी राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु नगर राज्य रहा। इसके बाद में अरस्तु के शिष्य सिकंदर महान के द्वारा नगर राज्य को धीरे धीरे समाप्त किया गया, और अरस्तु के बाद में यूनानी चिंतन का केंद्र बिंदु विश्व राज्य बन जाता है, विश्व नागरिकता बन जाता है। तो डेफिनेटली स्टोइक विचारधारा भी विश्व राज्य एवं विश्व नागरिकता का विचार देती है। लेकिन यहाँ सबसे मूल बात यह आती है कि विश्व राज्य में विश्व नागरिकता का विचार सर्वप्रथम सिनिक दार्शनिकों के द्वारा दिया गया है। यह आपको नोट करना है कि जो विश्व राज्य एवं विश्व नागरिकता का विचार है वह सर्वप्रथम सिनिक दार्शनिकों के द्वारा दिया गया है। सिनिक विचारधारा हमने अपलोड कर दिया है, इसी ही सीरीज में आप प्रारंभ में ये टॉपिक देख सकते हैं। परंतु जो जैनो है, जैनो का विश्व नागरिकता का विचार आगे चल करके लोकप्रिय हुआ है। सिनिक दार्शनिकों का विचार लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन विश्व राज्य और विश्व नागरिकता का विचार
जब जैनों के द्वारा दिया गया तो जैनों का विचार लोकप्रिय हुआ, मतलब स्टोइक विचारधारा का ये विचार लोकप्रिय हुआ। हालांकि ये बात पहले ही सिनिक दार्शनिक द्वारा कह दी गई। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, स्टोइक विचारधारा विश्व राज्य एवं मानव भ्रातृत्व, मतलब मानव भाईचारा, मानव भाईचारा, भ्रातृत्व मतलब भाईचारे की भावना। तो विश्व राज्य एवं मानव भ्रातृत्व संबंधी विचार, अर्थात स्टोइक विचारधारा ने जो है पूरे सृष्टि के मनुष्यों को आपस में भाई भाई कहा। इन्होंने ये कहा कि सभी एक ही ईश्वर की संतान है, सभी की नागरिकता एक ही है, इसलिए इन्होंने विश्व नागरिकता की बात की, विश्व राज्य की बात की। चौथा, मानव स्वभाव की दुष्टता। स्टोइक विचारधारा ये कहती है कि मानव प्रकृति स्वभाव पे दुष्ट है, मनुष्य स्वभाव से दुष्ट है, स्वार्थी है, धूर्त है, धोखेबाज है। अब ये बात का प्रभाव आगे चल करके साम्यवादी विचारक हॉब्स के ऊपर भी पड़ता है, हॉब्स के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। बस इसमें इतना ही पर्याप्त है। मानव स्वभाव की दुष्टता की स्वीकार करते हैं। इनका कहना है कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी होता है, दुष्ट होता है। ठीक है, और इसके बाद में हम स्टोइक विचारधारा का क्या प्रभाव पड़ा है। जो स्टोइक विचारधारा है इसका आगे चल करके राजनीतिक चिंतन के ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ा है, इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले नोट करेंगे, स्टोइक विचारधारा ने विश्व को समता मतलब समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृभाव मतलब भाईचारा, विश्व बंधुता, प्राकृतिक नियम के विचार दिए। अर्थात स्टोइक विचारधारा ने विश्व को, दुनिया को समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्वभाव मतलब भाईचारा, विश्व बंधुता, प्राकृतिक नियम के विचार दिए। आगे चल करके वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो ये विचार हैं, इन विचारों का अनुकरण भी किया गया है। जैसे कि जीन जैक्स रूसो के द्वारा पूर्ण रूप इसको स्वीकार किया गया, और फ्रांस की जो क्रांति हुई उसके अंतर्गत स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को स्वीकार किया गया। तो डेफिनेटली आगे चल करके पश्चिमी राजनीतिक विचारधारा को इन्होंने प्रभावित किया है। नेक्स्ट प्रभाव की बात करते हैं, 3 बिंदुओं में ले लेंगे, 1 2 3। अरस्तु के बाद ईसाइयत के उदय तक, अब जरा ध्यान दें, अरस्तु के बाद और ईसाइयत के उदय तक पश्चिमी दर्शन में प्रधान विचारधारा रही है। मतलब अरस्तु के बाद से और ईसाइयत की जो विचारधारा है, ईसाइयत की विचारधारा के उदय तक पश्चिमी दर्शन में स्टोइक विचारधारा प्रधान रही है, महत्वपूर्ण रही है, इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा रही है। तीसरा, इसने मतलब स्टोइक विचारधारा ने इसने रोमन, मध्यकालीन, अर्वाचीन राजनीतिक चिंतन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने कहा है कि एपिक्यूरियनवाद की अपेक्षा स्टोइकवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कैसे रही है कि स्टोइक विचारधारा ने इसने मतलब स्टोइक विचारधारा ने इसने रोमन राजनीतिक चिंतन, नोट करेंगे रोमन राजनीतिक चिंतन। आप आगे चल करके आप रोमन राजनीतिक चिंतन का भी अध्ययन करेंगे, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन का भी अध्ययन करेंगे, अर्वाचीन राजनीतिक चिंतन का भी अध्ययन करेंगे। तो यहीं से इसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी है हमें। मतलब स्टोइक विचारधारा ने अर्थात इसने रोमन राजनीतिक चिंतन, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन, अर्वाचीन राजनीतिक चिंतन पर अमिट छाप छोड़ी है। मतलब स्टोइक विचारधारा ने रोमन राजनीतिक चिंतन, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन, अर्वाचीन राजनीतिक चिंतन को पूर्ण रूप में प्रभावित किया है। इस रूप में आपको स्टोइक विचारधारा को लेकर के चलना है। और अंत में एक विद्वान है शेवाइन, शेवाइन बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने। शेवाइन कहते हैं कि स्टोइकों का विश्व नगर, नोट करें, स्टोइकों का विश्व नगर आगे चलकर ईसाई विचारधारा में ईश्वर का नगर बन गया। अब ध्यान दें, स्टोइकों का विश्व नगर, क्योंकि स्टोइकों ने विश्व राज्य और जो है विश्व नगर की चर्चा की है। स्टोइकों का विश्व नगर आगे चलकर ईसाई विचारधारा में ईश्वर का नगर बन गया। मतलब स्टोइकों की जो विश्व राज्य की अवधारणा है वह आगे चलकर ईसाई विचारधारा में ईश्वर का नगर बन गया, ईश्वर का नगर बना है। फिर कह रहा हूँ कि स्टोइकों का जो विचार है, कौन सा विचार, विश्व राज्य या विश्व नगर, वह आगे चल करके ईसाइयत की विचारधारा में ईश्वर का नगर बन गया।
गया। अतः कहा जा सकता है कि स्टोइक विचारधारा ने रोमन राजनीतिक चिंतन, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन, अर्वाचीन राजनीतिक चिंतन के ऊपर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। स्टोइक विचारधारा ने रोमन विचारधारा को, मध्यकालीन विचारधारा को और अर्वाचीन विचारधारा को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। इस रूप में आपको स्टोइक विचारधारा को लेकर के चलना है। अगर स्टोइक विचारधारा की सारी बातें आपको ध्यान में रहती हैं तो आगे चल करके रोमन राजनीतिक चिंतन, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन और अर्वाचीन राजनीतिक चिंतन को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी रूप में दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब तक आप पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में एक एक कड़ी को अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को उसके अंत स्तर में जाकर के, उसकी गहराई में जाकर के नहीं समझ पाएंगे, और समझ नहीं पाएंगे तो फिर रटने से कोई फायदा भी नहीं होगा। तो मुझे विश्वास है आप अरस्तु के बाद का यूनानी चिंतन बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और स्टोइक विचारधारा का प्रभाव रोमन राजनीतिक चिंतन, मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन, अर्वाचीन राजनीतिक चिंतन के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ा है। इसी ही कड़ी में हम सबसे पहले रोमन चिंतन को लेंगे, फिर मध्यकालीन चिंतन को लेंगे, फिर अर्वाचीन चिंतन को लेंगे। तो यहीं पर आप संकेत समझ गए होंगे कि हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को किस रूप में समझा रहे हैं। तो मुझे विश्वास है आप स्टोइक विचारधारा की जो 4 महत्वपूर्ण बातें हैं इनको अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके।